अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हमारा जो पिछला लेक्चर है वो विस्कोसिटी पर डिपेंड था और आज जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का लास्ट लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का विस्कोसिटी में, विस्कोसिटी वाला पार्ट हमारा शुरू है, विस्कोसिटी। और इसमें जो लास्ट टॉपिक है हमारा उसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, याद रखिए टर्मिनल वेलोसिटी को वीटी से जाहिर किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये सवाल पूरे इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, तो लाइट गई है शायद से, हाँ 2 मिनट। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं उसका आपका रीज़न बताता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें ना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास में ना होता तो जो बारिश में जो पानी की बूंदें ऊपर से नीचे गिरती है, तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो जो पानी की बूंदें जब हमारे सर पर गिरती तो हमारे सर फूट जाते। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी, अगर ये ना होता तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। ठीक है, तो आइए आज के इस लेक्चर में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि जो पानी की बूंद है जब वो ऊपर से नीचे गिरती है तो हमारे सर पर जब पड़ती है तो हमें उस चीज़ का उसका एहसास नहीं होता। उसका क्या रीज़न है, आइए आज के इस लेक्चर में समझते हैं। एक्चुअल में टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है एक फोर्स है जिसका नाम होता है बॉयंट फोर्स, जिसे अप थ्रस्ट कहा जाता है। पहले आपको वो पता होना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज़ नहीं दी गई है लेकिन देना चाहिए था, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी को समझाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो आइए हम आप उसको पहले समझ लेते हैं कि अप थ्रस्ट किसे कहा जाता है। अप थ्रस्ट, इसे बॉयंट फोर्स भी कहा जाता है, बॉयंट फोर्स। ठीक है, और अप थ्रस्ट फोर्स को हम लोग जाहिर करेंगे एफ ऑफ यू से। किससे? एफ ऑफ यू। यू स्टैंड फॉर अप थ्रस्ट, एफ फॉर फोर्स। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स अप थ्रस्ट क्या होता है आइए इसको समझते हैं। मैं आपको जनरल एग्जांपल दूंगा, जो एग्जांपल आप आपके घर में भी परफॉर्म कर सकते हो। मान लो आपके पास में इस तरह की एक बकेट है और इस बकेट में मोस्ट कॉमन हमारा जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो हम लेंगे वाटर। क्या लेंगे इसमें? वाटर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पे परफॉर्म करना है अप थ्रस्ट के लिए। मैंने क्या किया, जो इस बीकर में इस जो हमारी बकेट है, बकेट में जो मेरा पानी था, मैंने पहले से मार्क लगा दिया, यहाँ पे एक निशान लगा दिया कि मेरे इस बकेट के अंदर जो पानी की जो हाइट है वो यहाँ तक है। ये देखिए मैंने यहाँ निशान लगा दिया। ठीक है, इस तरह से आपको भी निशान लगाना है। अब क्या करना है, जो हमारा मग होता है ना, ठीक है, जो हम पानी जिसकी मदद से पानी को लेते हैं, उस मग को क्या करना है, हमको यहाँ पर ऐसे उठाना है और ऊपर से इसकी सरफेस पर ऐसे रखना है। ठीक है, ये हमारा मग है। ठीक है, ये हमने मग रख दिया। अब आपको करना क्या है कि जब हम इस मग को ऊपर से नीचे ऐसा दबाएंगे, जाहिर सी बात है दबाने के लिए हमको फोर्स लगेगा। तो हमने क्या किया, जब हमने इस मग को ऐसा ऊपर से नीचे दबाया तो हम ये देखेंगे कि जो पानी की जो सतह है ना, हमने यहाँ पर मार्क किया था, तो पानी दबाने की वजह से जो होगा ऐसे ऊपर आ जाएगा, यानी कि मग नीचे डूबेगा और पानी जो है ऐसे ऊपर आ जाएगा। देखिए पानी ऐसे चढ़ गया। तो ये जो हाइट है, मतलब ये आपका स्टार्टिंग वाला निशान है और अब आपको यहाँ निशान लगा लेना है। इसका मतलब पानी इतना ऊपर चढ़ चुका है। ठीक है, ये कब हुआ, जब हमने मग को अंदर डुबोया। जब मग अंदर डुबाया गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया। ये वाली लेयर को आपको मार्क कर लेना है कि पानी इतना चढ़ा। ठीक है, यहाँ तक तो हमको समझ में आता है। अब जब हमने पानी को ऊपर से डुबोया, इस मग को ऊपर से डुबोया, तो आप लोग वहाँ पर जब आपका एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करोगे तो आपको एक चीज़ वहाँ पर फील होगी। उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे एक किस्म का फोर्स आपको वहाँ पर फील होगा। वो कैसे होगा, जब आप उस मग को ऊपर से डुबोएंगे ना तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील होगा। देखना आपने बिल्कुल आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो इसको। मग को आपके बकेट में डुबोना जिसमें पानी भरा हुआ है, तो जब आप उसको ऊपर से डुबोएंगे तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स महसूस होगा। अगर आपने कभी नदी वगैरह में कहीं पर नहाया है तो आप ये देखते हैं कि जब हम चप्पू की तरह इस तरह से पानी पर हाथ मारते हैं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स फील होता है।
ठीक है। इसी तरह से आपको अब नदी पर कोई जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर में बकेट है, बकेट में आपको पानी भरना है और उस भरे हुए पानी पर इस तरह से जो हमारा खाली जो मग होता है उसको डुबोना है। जब आप उसको डुबोने की कोशिश करेंगे तो आपको ये फील होगा कि अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स आने वाला है और उसी फोर्स को जो अपोजिट डायरेक्शन से हमें फील होता है उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, तो आंसर है उसी फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स कहा जाता है, ठीक है। कौन सा फोर्स? जब हमने मग को डुबोया तो मग को डुबोने की वजह से लिक्विड के मुखालिफ जानिब में, ठीक है, मतलब जिस जानिब से हम इसको डुबो रहे हैं उसके मुखालिफ जानिब से हमें एक फोर्स फील होगा और उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो यही वो फोर्स है जब हम किसी मग को डुबोते हैं तो डुबोने की वजह से मग तो अंदर जाता है लेकिन जो पानी की जो सतह है वो थोड़ी सी ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। तो इस फोर्स को क्या कहा जाएगा? अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। जब हमने मग को डुबोया तो डुबोने की वजह से पानी तो ऊपर चढ़ा लेकिन जब हम उसे डुबो रहे थे तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील हो रहा था और उसी फोर्स को हमने क्या कहा है? अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स, ओके। ये तो हुआ बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर आपने पढ़ा होगा, आपकी 8th क्लास की जो बुक है उसको उठाकर देख लीजिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। तो मैं आइए आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी समझा देता हूँ ताकि उसकी मदद से हम एक फार्मूला अपथ्रस्ट का कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो अपथ्रस्ट का हमको फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल को भी समझना पड़ेगा। अब हमने क्या किया बेटे, हमने यहाँ पर एक बीकर लगाया, ठीक है। ये हमारे पास में एक बीकर है। हमने क्या किया, जब हमने इसे ऊपर से डुबोया तो ये जो सिंबल हमारे पास में इतना पानी जो ऊपर चढ़ा, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से एक सुराख किया ऐसे, ठीक है। तो सॉरी, सुराख यहाँ से नहीं होना चाहिए, सुराख यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से, ठीक है। हमने एक सुराख किया, ठीक है, एक होल गिराया यहाँ से। तो हमने जैसे यहाँ से एक सुराख किया तो हमने देखा कि जो पानी की जो लेवल ऊपर चढ़ी थी वो पानी की लेवल अब ऐसे इसमें गिरने लगी और इस पानी को हमने यहाँ पर जमा कर लिया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब हम इस पानी को इस बीकर में जमा करते, कितना पानी? जितना पानी ऊपर चढ़ा था। स्टार्टिंग की लेवल यहाँ तक थी, इतनी लेवल ऊपर चढ़ी थी, तो जो जितनी लेवल ऊपर चढ़ी उस तमाम लेवल के अंदर जितना भी पानी था उसे हमने कहाँ पर जमा कर लिया? इस बीकर में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, मान लो अगर उस बीकर का हमने वेट निकाला, मास नहीं बोल रहा हूं मैं, वेट बोल रहा हूं, इस बात पर आपको ख्याल करना है। हमने अगर उस पूरे पानी का वेट निकाला, मान लो उसका वेट 10 न्यूटन है। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। कौन सा पानी का? जो पानी की लेयर ऊपर चढ़ी थी, जब हमने उसे इस बीकर में जमा किया, बीकर में जमा करने के बाद में हमने उसका वेट किया, ठीक है, वेट मीटर से। तो हमने बोला कि इसका जो वेट है 10 मीटर है, सॉरी 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन। ये वाला वेट और ये जो अपथ्रस्ट फोर्स जो आपको फील हो रहा था, ये वेट, ठीक है, दोनों जो वेट होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सॉरी, हाँ, जो दोनों वेट होते हैं, ये वाला वेट और ये वाला जो अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है, ये भी न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में। तो ये जो दोनों भी वैल्यू होती है, अगर ये 10 न्यूटन है तो हमको फील होने वाला जो फोर्स जब हम मग को डुबो रहे थे उस दौरान जो हमको फोर्स फील हो रहा था वो फोर्स और ये जो हमारा वेट है ये दोनों भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू किसके होगा? ये होगा आपका वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, ठीक है। देखिए क्या लिखा मैंने, अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू किसके? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मतलब जितना लिक्विड बाहर आया उसका वेट किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट फोर्स के। इसी को कहा जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इससे आसान लैंग्वेज में ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मैं आपको नहीं बता सकता। सबसे आसान लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि हमने एक मग को डुबोया, जितनी पानी की लेवल ऊपर चढ़ी हमने क्या करा, उसको एक बीकर में लिया, उसका वेट करा, मान लो उसका वेट 10 न्यूटन आया, तो ये वाला जो वेट है ये किसके बराबर होता है? जो फील हो रहा था फोर्स हमको, उस फोर्स के मसावी होता है। मान लो अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा? 10 न्यूटन। अगर ये 20 न्यूटन आया तो ये भी कितना होगा? 20 न्यूटन। अगर ये 30 न्यूटन आया तो ये भी कितना होगा? 30 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो हमको बाहर मिला है, ठीक है। अभी लाइट नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है, इसके लिए मैं आपसे लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। तो अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स को हम कैसे ज़ाहिर करेंगे? तो हम इससे ज़ाहिर करेंगे FEU से। किससे? FEU से। U स्टैंड फॉर अपथ्रस्ट, F स्टैंड फॉर फोर्स, इक्वल टू वेट क्या होता है? तो वेट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, mg। क्या होता है? mg। तो FEU किसके बराबर हो गया? FEU बराबर हो गया आपके पास में mg, ठीक है। हम इस फार्मूले को और किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं FEU, मास को क्या लिख सकते हैं हम? रो भी लिख सकते हैं, है ना। रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम।
ठीक है, और यहाँ पर जी तो एज इट इज रहेगा, तो एफ यू हमारे पास में क्या आ गया, एफ यू आ गया हमारे पास में रो वी जी। अब ये चीज़ अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता तो आपको समझ में नहीं आती, और आपके टेक्स्ट बुक में एक चीज़ डायरेक्ट दिया है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर, रो वी जी के, और बहुत सारे टीचर्स आपको अब ऐसे भी मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपथ्रस्ट भी आपको पता होना चाहिए, आर्किमिडीज भी पता होना चाहिए। आर्किमिडीज के मुताबिक हमने क्या बोला कि अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, अभी काम में आने वाला है कि एफ यू इक्वल टू क्या होता है, रो वी जी, और अपथ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अगर हम आपको ऐसे डुबो रहे तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपथ्रस्ट फोर्स महसूस होगा। तो ये था आपका अपथ्रस्ट और बॉइंट। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को किससे जारी किया हमने, वीटी से। आइए इसको समझते हैं। मान लो आपके पास में एक इस तरह का बीकर है, ठीक है, एक कंटेनर है हमारे पास में, या बीकर है या बकेट है, जो भी आप समझते हैं उसको। इसमें हमने मोस्ट कॉमन जो हमारा लिक्विड है वाटर ले लिया, ये हमारे पास में वाटर है। ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर से इसमें एक स्फीयर को छोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टोक्स लॉ में, उसी तरह से एक स्फीयर को हमने यहाँ पर छोड़ा, ये स्फीयर हमारे पास में है। अब स्फीयर पर सबसे पहले आपको पता है कि इस पर इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो इसका जो वेट होगा वो mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ में मैंने आपको स्टोक्स लॉ में बताया था कि यहाँ पर ये जो लिक्विड है, लिक्विड की लेयर और इस लिक्विड की लेयर के पार्टिकल के दरमियान और इस सॉलिड के, ये जो सॉलिड की लेयर आपको दिखाई दे रही है स्फीयर की, इसके पार्टिकल के दरमियान में इस तरह से घिसा होगा, ये एक दूसरे को ऐसे घिसेंगे, उसकी वजह से उनके दरमियान में रिलेटिव मोशन होगा। तो रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा, इसके बैकवर्ड साइड में यानी अपोजिट साइड में एक फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम लोग कहते थे, कल के लेक्चर में हमने देखा था एफ वी। एफ वी स्टैंड फॉर विस्कस फोर्स। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब सॉलिड का पार्टिकल और लिक्विड का पार्टिकल आपस में इनके दरमियान में रिलेटिव मोशन होता है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होता है जिसका नाम है विस्कस फोर्स। ठीक है, ये दोनों साइड में होगा, लेकिन हमने यहाँ पर उसका क्या निकाला था, रिजल्टेंट। चलो ठीक है, दो बात तो हमको समझती है। अब तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा अपथ्रस्ट फोर्स। देखिए, हमने मग को नीचे से डुबोया तो अपोजिट डायरेक्शन में हमको अपथ्रस्ट फोर्स मिला था। अब हम यहाँ से स्फीयर को अगर डुबोएंगे तो क्या हमें यहाँ पर भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होगा, तो डेफिनेटली फोर्स फील होगा, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसकी डायरेक्शन में मुखालिफ में होगी, इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे एफ यू। क्या बोलेंगे, एफ यू। एफ यू फॉर अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, याद रखिए दोनों की डायरेक्शन एक ही जानिब है, तो हमने इसीलिए क्या लिखा उसको, एफ यू भी ऊपर जा रहा है, एफ यू भी ऊपर जा रहा है, एफ यू भी ऊपर जा रहा है, लेकिन एम जी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है। चलो यहाँ तक तो हमको बातें समझ में आ जाती है। अब सुनो, हमारे पास में एफ यू का फार्मूला क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स का, ये होता है हमारे पास में रो वी जी। ठीक है, अगर हम गौर से देखें, रो, ठीक है, वी मतलब वॉल्यूम, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीनों भी वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू बदलने वाली नहीं है। अगर ये वैल्यू बदलने वाली नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो एफ यू आया है वो है 10 न्यूटन। कितना है, 10 न्यूटन। आप मान लो कि एफ यू जो हमारा कितना है, 10 न्यूटन, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारे पास में एफ वी का फार्मूला, एफ वी क्या होता था, एफ यू हमारे पास में क्या था, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये हमारे पास में एफ यू का फार्मूला था विस्कस फोर्स का, 6 पाई ईटा आर वी। तो हमको पता है कि जो एफ वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, एफ वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, और एफ वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा के। इसका मतलब रेडियस के बढ़ने से एफ वी बढ़ता है, वेलोसिटी के बढ़ने से एफ वी बढ़ता है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बढ़ने से एफ वी बढ़ता है। तो हमको इन दोनों का काम नहीं है, हमें सिर्फ इसका काम है अभी कि एफ वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विस्कस फोर्स के। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये तो कॉन्स्टेंट नहीं है ना। और जो नीचे वेट है ना, वेट जो mg है ये भी हमेशा एज इट इज रहेगा, मास तो कभी चेंज नहीं हुआ, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज नहीं होता है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो mg है हमारे पास में, मतलब वेट, वो ले लेते हैं हम 100 न्यूटन। कितना लेते हैं, 100 न्यूटन। ओके, अब स्टार्टिंग वाली कंडीशन याद रखिए कि जब हम इस स्फीयर को यहाँ से पकड़ के छोड़ेंगे, मतलब इनिशियल पोजीशन से, तो इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होती है, तो आंसर है इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है, तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल पोजीशन पर जो मेरे पास में विस्कस फोर्स है वो 0 है। मतलब जब मैं इसे छोड़ रहा यहाँ से इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन पर अगर वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी के 0 होने की वजह से विस्कस फोर्स भी 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये 0 है। लेकिन हमारे पास में ये कितना है, एफ यू 10 न्यूटन, हमारे पास में mg कितना है, 100। तो स्टार्टिंग वाली पोजीशन में 100 - 10, तो कितना बचेगा,
90। कितना बचेगा 90। मतलब इस दौरान में हमारा जो फोर्स हमारे को यहाँ कैलकुलेट हुआ वो कितना मिला 90। लेकिन अब क्या हुआ, जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, है ना, जब हमको इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो हम ये देखेंगे धीरे धीरे नीचे आएगा। नीचे आने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा, और जैसे जैसे एक्सेलरेशन आएगा, पहले जीरो वेलोसिटी थी, 0 के बाद में 10 होंगी, 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 30। हमने क्या किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, हमने एक वेलोसिटी देखी v = 50 मीटर पर सेकंड। कितनी, v = 50 मीटर पर सेकंड। जब वेलोसिटी v = 50 मीटर पर सेकंड थी, यानी कि इनिशियल पोजीशन पर 0 थी, तो उस वक्त अपथ्रस्ट भी क्या था, सॉरी विस्कस भी क्या था 0। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ी, तो देखिए क्या वेलोसिटी के बढ़ने से एफ भी बढ़ता है, तो डेफिनेटली बढ़ता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एफ मतलब विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी पहले 0 थी, 0 से कितनी हो गई 25 हो गई, 25 से कितनी हो गई 50 हो गई। तो जब वेलोसिटी 50 थी, वेलोसिटी के बढ़ने से विस्कस फोर्स बढ़ता है, तो जब वेलोसिटी 50 थी तो उस दौरान जो हमारा एफ था, मान लो उस दौरान जो हमारा एफ था वो था 90। कितना था 90। जब हमारी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी तो उस वक्त जो हमारा एफ था, मतलब विस्कस फोर्स जो वेलोसिटी के बढ़ने से बढ़ता है, तो जिस वक्त हमारा वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी तो उस वक्त हमारा विस्कस फोर्स जो था वो 90 न्यूटन था। कितना न्यूटन, 90 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो उस वक्त हमारा विस्कस फोर्स कितना है 90 न्यूटन, है ना, 90 न्यूटन। अब देखिए अगर उस वक्त अगर 90 न्यूटन है तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, मतलब दोनों एक दूसरे में एडअप हो जाएंगे। तो ये तो 90 है, ठीक है, प्लस ये कितना ऑलरेडी हमारे पास में कांस्टेंट 10 है, तो 90 के अंदर 10 को मिला दीजिए, 90 के अंदर 10 को मिला दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 100। इसका मतलब FU और FV को मिलाकर हमारे पास में आंसर कितना आ गया 100 न्यूटन। मतलब 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर दोनों की जो एडिशन आया वो आ गया 10 मीटर, वो कितना आ गया 100 न्यूटन। और जो हमारा वेट है, ठीक है, वो भी कितना है 100 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि वेट भी 100 न्यूटन, और उसी के साथ साथ में FU और FV का जो एडिशन है वो भी कितना आ गया 100 न्यूटन। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले, कैंसिल करने वाले। कब, जब वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी तो उस वक्त जो विस्कस फोर्स था, वेलोसिटी के बढ़ने से जो विस्कस फोर्स बढ़ा था वो हमने कंसीडर किया था 90 न्यूटन। विस्कस को हमने किसके साथ में मिलाया, अपथ्रस्ट के साथ में, तो दोनों का एडिशन कितना आ गया 100, और हमारा जो वेट था ऑलरेडी वो कितना था 100। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो उस दौरान जब फोर्स कैंसिल हो जाता है तो आप सभी को पता है F = क्या होता है ma, मतलब अगर फोर्स ही 0 होगा तो एक्सेलरेशन उसके अंदर खत्म हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन नहीं है, वो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आने वाला है। अगर ये फोर्स 0 ना होता तो उसमें और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता, उसकी वेलोसिटी और बढ़ती। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, फोर्स ही हमारा खत्म हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अगर फोर्स खत्म हो चुका है तो एक्सेलरेशन उसमें बाकी नहीं रहेगा। अगर एक्सेलरेशन बाकी नहीं है तो अब इससे ज्यादा उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेंगी। पहले तो वेलोसिटी 0 थी, फिर 10 हुई, फिर 25 हुई, फिर 50 हुई, वो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 10,000 तक हो सकती थी। लेकिन जैसा ही फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन खत्म, मतलब वेलोसिटी अब नहीं बढ़ने वाली है, वो इसी वेलोसिटी से नीचे आने वाला है। तो ये जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, जब दोनों फोर्स, मतलब विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, इनका मजमुआ, मतलब इनका एडिशन जब वेट के बराबर हो जाए, जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे, मतलब अगर फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, उस वक्त जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। अब जो हमारा स्फीयर है वो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे आने वाला है। अब उसकी रफ्तार नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वहां से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये जो 50 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, जहां पर दोनों भी वैल्यूज इक्वल हो गई, ठीक है, वेट भी और विस्कस फोर्स और उसके बाद में अपथ्रस्ट फोर्स का जो एडिशन है, दोनों भी इक्वल हो गए। उस वक्त में जो उस पार्टिकल की, उस स्फीयर की जो वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, तो आंसर है उस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब सुनिए, पानी की बूंद वाली बात मैं आपको बताता हूँ। मान लो पानी का बूंद ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो विस्कस फोर्स भी उसका क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। पहले वेलोसिटी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40, फिर 50, फिर 60। अरे वेलोसिटी तो बढ़ रही। एक वक्त तो ये आता था कि वेलोसिटी 2000 आती थी, वो जो पानी का बूंद है वो 2000 वेलोसिटी 2000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारे सर पर गिरता तो हमारा सर फूट जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता,
ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जब ऊपर से विस्कस फोर्स और अब थ्रस्ट फोर्स का एडिशन उसके वेट के बराबर हो जाता है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर वो अपने आप को सेट कर लेता है और उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे आता है और हमारे सर पर गिरता है तो हमारा सर फटने से बच जाता है। अगर वहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ना होता तो वो कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी बढ़ती, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी के बढ़ने से जो फोर्स है वो भी बढ़ता है और वो बड़े ज़ोर से हमारे सिर पर गिरता, बहुत बड़ा कोलिजन होता और हमारा सर फट जाता और हम कोई भी शख्स इस दुनिया में अभी जिंदा नहीं होता। किसकी वजह से हम लोग जिंदा है? एक्चुअल में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये तो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई दुनिया है, लेकिन यहाँ पर जो है अपथ्रस्ट जो टर्मिनल वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी वहाँ पर सेट हो जाती है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया 50 मीटर पर सेकंड। ये ज़रूरी नहीं है कि सब 50 मीटर पर सेकंड होंगी, इससे ज़्यादा कम भी हो सकती है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया। तो जब वो ऊपर से नीचे आता है पानी का बूंद तो वहाँ पर क्या होता है कि जो विस्कस फोर्स है और उसी के साथ साथ में अपथ्रस्ट फोर्स है, उनका एडिशन अगर वेट के बराबर हो जाए तो उसके बाद में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे आ जाता है, वहाँ पर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक्सेलरेशन वहाँ से खत्म हो जाता है और वो पानी नीचे आता है और आपका सर फूटने से बच जाता है। तो ये है कॉन्सेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी वाला, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हमें क्या है, अब हमें इसका कैलकुलेशन देखना है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट हुआ, अब इसका कैलकुलेशन क्या है आइए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका कैलकुलेशन। हमें VT कैलकुलेट करना है तो इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखिए फॉर VT, ये भी यहाँ से इरेज कर देते हैं। फॉर VT हमें क्या कैलकुलेट करना है? टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी में ज़रा गौर से देखिए, जो वेट है W = mg वो किसके बराबर है? वो एडिशन ऑफ Fe + Fu के बराबर है। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेट = Fv + Fu, है ना। ये दोनों की डायरेक्शन एक जानिब है तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिखा और यहाँ पर वेट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में Fv + Fu। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे को समझ में आता है। वेट किसके बराबर होता है? तो वेट बराबर होता है mg के। किसके? mg के। ठीक है, और Fv का फार्मूला आपको पता है, विस्कस फोर्स का क्या होता है? 6 पाई ईटा RV प्लस Fu हमारे पास में क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स। तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो भी किसके बराबर था? mg के। अब देखिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, ये जो m है, ठीक है, तो ये जो मास है ये मास किसका है? तो आंसर है जहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स होगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इसको लगाएंगे हम ml। ml स्टैंड फॉर मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पर जो वेट लगाएंगे हम वो किस 2 मिनट, सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे s। ms का मतलब क्या होगा? मास ऑफ स्फीयर। ठीक है, और नहीं बराबर था, ये ml जो है ये मास ऑफ लिक्विड है और यहाँ पर लगाएंगे ms। ms का मतलब क्या होगा? मास ऑफ स्फीयर है। ठीक है, ये आपको बात ख्याल में रखना है कि यहाँ पर आपको ms लगाना है, मास ऑफ स्फीयर, और ये मास ऑफ लिक्विड है। ठीक है, Fe यानी अपथ्रस्ट में, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, ये करेक्ट है कि ms और ml। ठीक है, तो m को हम क्या लिख सकते हैं? m को हम लिख सकते हैं ρv, इसको लिख दो ρv, और यहाँ पर g। अब यहाँ पर क्या लगेगा? s लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 6 पाई ईटा RV प्लस m, फिर से इसको लिखेंगे ρv और इंटू जी, यहाँ पर लग जाएगा l। देखिए दोनों की जो वॉल्यूम है वो दोनों की वॉल्यूम एक जैसी होगी, क्योंकि स्फीयर को हम जितना पानी के अंदर जाएगा तो उतना ही पानी बाहर आएगा। मतलब स्फीयर ने कोई खास जगह नहीं लिया, स्फीयर जो जगह लेता है पानी के अंदर, जब स्फीयर आता है तो जितनी जगह स्फीयर लेता है, ठीक है, जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही पानी बाहर जाता है। ठीक है, ये बात आपको ख्याल रखना है कि अगर हमने एक बकेट के अंदर एक स्फीयर को डाले तो कितना पानी बाहर जाएगा? उस स्फीयर के वॉल्यूम इतना पानी बाहर जाएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों भी जो वॉल्यूम है वो एक जैसे रहेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ओके, तो चलो यहाँ तक तो हमको समझ में आता है। ये ρSV वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? ये होता है आपके पास में 4/3 पाई r³ इंटू जी इक्वल टू 6 पाई ईटा RV प्लस ρL, फिर से v, ये भी क्या होगा? 4/3 पाई r³ इंटू जी। ठीक है, ये स्टेप है, यहाँ आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब क्या करना है कि ये जो प्लस और माइनस वाले इसको एक साइड में ले लेंगे हम, ये हो जाएंगे आपके पास में जी ρS इंटू 4/3 पाई r³ इंटू जी। ये प्लस के इधर आगा, माइनस का हो जाएगा ρL 4/3 पाई r³ इंटू जी इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचा है 6 पाई ईटा RV। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई, इसका स्नैपशॉट लीजिए,
फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब जी बराबर है। तो यहाँ से कॉमन निकालिए 4/3 पाई आर क्यूब जी। अगर यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा रो एस माइनस रो एल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, इधर बचा हमारे पास में 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ओके, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब को हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा हमारे पास में रो एस माइनस रो एल इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ठीक है। ये आर क्यूब में का एक आर यहाँ से गया, एक आर यहाँ से कैंसिल हुआ तो क्या बचा, यहाँ बचा 2/3 पाई आर स्क्वायर जी रो एस माइनस रो एल इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3 और पाई कैंसिल हो गया, ईटा तो यहाँ पर है और वी भी यहाँ पर है। इस वी को आप टी लगा देंगे क्योंकि वी टी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी। तमाम जगह आपको यहाँ पर टी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी टी लगा दीजिए और कहाँ पर वी है, यहाँ पर भी टी लगा दीजिए, ठीक है। चलो, क्योंकि ये दोनों को हमने एडिशन कर लिया था ना, इसके लिए हमने टी लगा दिया। अब ये तो हो गया, अब इसमें से कुछ कटता है नहीं कटता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2/3 3 जार 9 और ये नीटा भी नीचे आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 4, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब जी रो एस माइनस रो एल इक्वल टू वी टी। और मेरे ख्याल से मुझे यही कैलकुलेट करना था कि वी टी इक्वल टू क्या आ गया, 2/9 ईटा पाई आर स्क्वायर जी रो एस माइनस रो एल इक्वल टू वी टी। और ये हमें कैलकुलेट करना था। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। और यहाँ पर हमारा एक खूबसूरत सा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर मुकम्मल हो चुका है, जिसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यहाँ पर ये इसका लास्ट टॉपिक था जिसका नाम था टर्मिनल वेलोसिटी, ये यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब मैं आपसे एक फाइनली एक सवाल पूछने वाला हूँ। सवाल ये है कि हमारे 2 चैप्टर तो मुकम्मल हो चुके हैं। सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स, जिसके नोट्स मैंने आप तक पहुंचा दिया, जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं उन्हें नोट्स मिल चुके हैं। इसी के साथ साथ में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लिए बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, लेकिन देखिए आज ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हुआ है, तो मैं ना नोट्स जो हो इंशाल्लाह आपको कल तक इसके नोट्स तैयार हो जाएंगे पूरे, तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जो लोग जो बच्चे मुझसे नोट्स हासिल करना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप नंबर आप सभी को पता है, आप उस पर आपका नाम और आपके कॉलेज का नाम डालकर आपके नोट्स इंशाल्लाह मैं आपको आपके नंबर पर सेंड करने वाला हूँ। उसी के साथ साथ से आपसे एक बात ये पूछनी है कि अब जो 3rd चैप्टर वाली बात है, तो 3rd चैप्टर जो है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हमारे मुकम्मल हो चुके। अब मेरा ऐसा प्लानिंग है कि जो बाद में मतलब अब जो हमारे इसके बाद का जो 3rd वाला चैप्टर है, मैं ये चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स सेकंड में जाए। फिजिक्स सेकंड में जाने से मुराद ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वाला पार्ट मैं शुरू करूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 चैप्टर मेरा खुद का ऐसा प्लानिंग है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला एक चैप्टर जो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं उसको आसान से आसान तरीके से आपको बता दूँ। तो एक वो चैप्टर और उसी के साथ साथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो 2 चैप्टर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं आप तमाम की सलाह इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर आप चाहोगे कि इसको कंटिन्यूशन में चलने दूँ मैं, मतलब अब मैं इसके बाद में KTOG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन लूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे पर्सनली जो मैसेज करते हैं, उनका ये कहना है कि सर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाइए। तो मैं आपको 1 दिन का समय दे रहा हूँ, कल तो शायद लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको 1 दिन का समय दे रहा हूँ। आप तमाम को इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आपके सभी के राय बताना है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है, ये आप बताइए। जो बच्चे ज़्यादा फेवर में जिस चैप्टर के होंगे, तो इंशाल्लाह मैं उस चैप्टर को शुरू करूँगा। लेकिन मेरी खुद की पर्सनल राय ये है कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ाऊँ। अब मैं आपकी राय चाहता हूँ, आप ज़रूर ज़रूर आपकी राय दीजिए। आज के लेक्चर के ताल्लुक से आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा के दिया, उसका स्नैपशॉट आपने ले लिया है, तो अगर नहीं लिया है तो नोट्स में भी आपको मिल जाने वाला है। तो ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ। मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नीडेड स्टूडेंट जिन्हें ज़रूर मतलब इस सिलेबस की ज़रूरत है, उन तक हमारे इस वीडियो को पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।